नमस्कार, आपका चैनल 24 प्लस न्यूज के लाइव शो मैरीटॉक में एक बार फिर से आपकी होस्ट उर्दू शिल्पा बहुत बहुत स्वागत करती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब हम खुश रहते हैं और बहुत ज्यादा इंटरनली खुशी फील करते हैं तो वो कैसे जाहिर होगी सामने वाले को। जाहिर सी बात है, आपकी मुस्कुराहट से। आप जितना ज्यादा खुल खिलाकर मुस्कुराएंगे, सामने वाले को अंदाजा हो जाएगा कि आप दिल से कितने खुश हैं। लेकिन ये मुस्कुराहट हमारे लिए जितनी कीमती है, उतना ही हम इसका ध्यान रखते हैं या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस मुस्कुराहट को बढ़ाने वाले उन खूबसूरत दांतों की जो आपकी पर्सनालिटी पे चार चांद लगाते हैं। आज हम इन्हीं दांतों के बारे में बात करने वाले हैं। और आजकल तो ये हो चुका है कि आपकी इन दांतों की बनावट को देख के, इनकी साफ सफाई को देखकर, इनकी खूबसूरती को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि आप इंटरनली पर्सनैलिटी में कैसे हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपकी ओवरऑल बॉडी पर्सनैलिटी में दांतों का एक महत्वपूर्ण किरदार रहता है। लेकिन इन दांतों की देखरेख में हम कभी कभार बहुत ज्यादा लापरवाही बरत देते हैं और उसका सीधा फर्क पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पर। आज हम सिर्फ और सिर्फ इन दांतों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसका भी एक खास किरदार है, वो है ओरल और इम्प्लांट। इन सब के बारे में डिटेल से बात करने के लिए आज हमारे बीच है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय खंडेलवाल। सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैंने दर्शकों को जैसे बोला कि दांत हमारे लिए बेहद कीमती हैं, लेकिन फिर भी आजकल हम थोड़ा बहुत इसको लेकर लापरवाही रखते हैं। तो पहले तो आप मुझे बताइए, क्या जो मैं कह रही हूँ कि दांत हमारी खूबसूरती में चार चांद बढ़ाते कितना सही है? चेहरे की सुंदरता में दांत का बहुत बड़ा योगदान है। दांत स्वस्थ और मजबूत होंगे और अच्छे होंगे तभी आपकी चेहरे की सुंदरता को और निखार देंगे। तो दांतों का रोल तो हमेशा से रहा ही है और ये हमेशा सर्वविदित है कि दांत का अच्छे से देखभाल करना, उनको स्वस्थ एवं निरोगी बनाए रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। जी, मेरे पास है ना साधारण से बहुत सारे सवाल है सर, लेकिन हमने जैसे शुरुआत में कहा ओरल और इम्प्लांट, इसके बारे में खास तौर पर हम बात करने वाले हैं। तो आप पहले मुझे डिस्क्राइब कर दीजिए और दर्शकों को भी कि ओरल और इम्प्लांट से क्या तात्पर्य है। ओरल इम्प्लांट्स मींस मुंह के इम्प्लांट्स। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इम्प्लांट्स का यूज लंबे समय से हो रहा है, उसी तरीके से दांतों में आजकल इम्प्लांट्स का प्रचलन बढ़ा है। जहां पर जैसे दांत आपका निकाल दिया गया है और दांत नहीं है, तो उस जगह यदि आप दांत का प्रत्यारोपण फिक्स करना चाहते हैं तो एक इम्प्लांट होता है जो कि दांत की हड्डी में फिट हो जाता है। उसके ऊपर एक अबटमेंट लगा के उसके ऊपर फिक्स दांत लगा दिया जाता है। मतलब बनावटी दांत को लगाना है। हाँ, बनावटी दांत मतलब उसकी जड़ को अच्छे से लगाना। जिस तरीके से हम दीवार में जैसे कोई हम डोबली लगाते हैं, नॉर्मल लेमेन टर्म में अपन समझते हैं, तो दीवार में डोबली लगाई, उसके ऊपर स्क्रू लगाया, फिर तस्वीर टंगाई। उसी तरीके से हड्डी के अंदर हमने इम्प्लांट लगाया, उसके ऊपर अबटमेंट लगाया और फिर उसके ऊपर दांत को लगा दिया। यही ओरल इम्प्लांट कहलाता है। अच्छा, तो सर इम्प्लांट की जरूरत कब कब पड़ती है? इम्प्लांट की जरूरत किसी पेशेंट के जैसे मुंह में दांत नहीं है, किसी कारणवश गंदगी हो गई हो, कीड़ा लग गया हो, डॉक्टर ने दांत निकाल दिया हो और वो खा नहीं पा रहा है, चबा नहीं पा रहा है या दांत वहां पर नहीं है, तो वहाँ फिक्स इम्प्लांट की सलाह दी जाती है। या कुछ पेशेंट जिनके पूरे दांत निकल चुके हैं, कंप्लीट उन्होंने दांत मुंह में एक भी नहीं है, उनको खाने में असुविधा है, तो किसी जमाने में हम नॉर्मल बत्ती से लगाया करते थे, जिसे बोलते हैं निकालने लगाने वाली, रात को लोग निकाल दिया करते थे। आज की तारीख में बत्तीसी की आवश्यकता नहीं है, उसको फिक्स बत्तीसी के रूप में बनाया जा सकता है। अच्छा, पूरे दांतों को हम इम्प्लांट कर सकते हैं? इम्प्लांट कर सकते हैं। तो आजकल नई टेक्निक्स आई है जिसमें हम लोग 2 या 3 दिन में भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा। 3 दिन में ही कंप्लीट फिक्स स्क्रू द्वारा दांत इम्प्लांट लगाकर उसके ऊपर फिक्स बत्तीसी लगाई जा सकती है। अच्छा, ये काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है डेंटल साइंस में। बहुत अच्छा है। अच्छा, जो बत्तीसी थी उसे निकालना, उसे साफ करने का एक तरीका अलग हुआ करता था, तो जब हम ये इम्प्लांट करते हैं तो फिर से हाइजीनिक कैसे रखा जाता है साफ सफाई को लेकर? इम्प्लांट जो करते हैं तो इम्प्लांट रिटेनेबल भी होते हैं, स्क्रू से फिट किया जाता है उनको। अच्छा। जैसे हम लोग बत्तीसी लगाते हैं तो स्क्रू रिटेन कहलाती है, तो वहां पे उसको लगा के फिर सीमेंट फिक्स कर दिया जाता है। फ्यूचर में बाई चांस कुछ गंदगी या कुछ जमा होती है तो उसको रिटेन हटा के स्क्रू को क्लीन करके वापस लगाया जा सकता है। तो इसमें सफाई में या किसी तरीके से हाइजीन की मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नॉर्मल रूटीन दांतों की साफ सफाई, नॉर्मल जैसे रूटीन दांतों की सफाई करते हैं, पेशेंट अच्छी तरीके से हर चीज चबा सकता है, खींचिए, पापड़, जो भी बारीक चीजें हैं वो सब कुछ खा सकता है इम्प्लांट की सहायता से। इम्प्लांट के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? कभी ऐसा होता है कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई डायबिटिक पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, कुछ भी हो, उसमें विद इन द लिमिट्स कंट्रोल करके आराम से इम्प्लांट प्रत्यारोपण किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बड़े बुजुर्गों को दांत नहीं होना और फिर इम्प्लांट करवाना समझ में आता है। इन केस कभी एक्सीडेंटल केसेस में क्या होता है, सारे दांत या जबड़े में कुछ नुकसान हो जाता है, बिल्कुल, क्या उनका भी इम्प्लांट होता है? हाँ, हो सकता है। बच्चों का भी? हाँ, बच्चों के इम्प्लांट में तो जब मैच्योर होते हैं, जब उनके लगभग सेकेंडरी डेंटिशन आ जाता है, मतलब परमानेंट टूथ आ जाते हैं, तब कोई मिसिंग हो तो करना उचित रहेगा। बिल्कुल। और एक्सीडेंटल केसेस में तो फ्रैक्चर का केस हो गया वो, उसमें तो प्लेटिंग होती है, प्लेटिंग या स्क्रूइंग द्वारा उसको फ्रैक्चर की बोन को फिक्स किया जाता है, या IMF सर्जरीज होती है, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, उससे किया जाता है। इम्प्लांट का उसमें रोल मतलब बच्चों में, बड़ों में परमानेंट दांत आने के बाद
तब दूध के दांत टूटने के बाद हम दूध के दांत टूटने के बाद, क्योंकि नेचुरल दांत है, दूध का दांत कोई खराब है तो ऑब्वियसली नेचुरल दांत तो आना है, तो कुछ समय बाद आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा तो उसको इंड्यूस कर सकते हैं हम लोग विद कटिंग या जो भी है प्रोसीजर उस हिसाब से। इम्प्लांट के लिए कौन सी ऐसी सजेशन होती है, किस सिचुएशन में आप सजेशन देते हैं कि नहीं अब आपको इम्प्लांट करवा लेना चाहिए? अगर आपके पास पेशेंट आते हैं सलाह लेने भी, तो पेशेंट आते हैं उनके मुंह में दांत नहीं है, पीछे की तरफ कोई दांत नहीं है, अक्कल लाड से पहले 7 नंबर है, 6 नंबर दांत नहीं है, खाना खाने में दिक्कत है, चबा नहीं पा रहे हैं, फिक्स प्रोस्थेसिस नहीं लग पा रहा है दूसरा, तो इम्प्लांट प्रोस्थेसिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा। तो वहाँ पे इम्प्लांट प्रत्यारोपण करके फिक्स दांत लगाया जा सकता है जी। और कितना कितना वक्त लगता है इस प्रोसीजर में? प्रोसीजर में एक बार जो हम लोग कॉन्टेम्परेरी कर रहे हैं उसमें एक बार इम्प्लांट लगा के हम पेशेंट की हड्डी के हिसाब से 2 या 3 महीने वेट करके फिर उसके ऊपर लगाते हैं। लेकिन आजकल एक नई टेक्निक आई है कॉर्टिकल इम्प्लांटोलॉजी, उसमें हम लोग सेकेंडरी बोन जो होती है हमारी कॉर्टिकल, जो कभी भी रिजॉर्व नहीं होती, उसके अंदर स्क्रूइंग तरीके से हम हाथों हाथ 2 दिन में लगा सकते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट द्वारा फिक्स प्रत्यारोपण दांत का 2 या 3 दिन में मैक्सिमम हो सकता है। इवन कंप्लीट मुंह जिनमें एक भी दांत नहीं है उसका भी हम 3 दिन में कंप्लीट 32 लगा सकते हैं विद द इम्प्लांट। तो कॉर्टिकल इम्प्लांट्स कहलाते हैं। अच्छा, तो इम्प्लांट करने के बाद कितने दिन उनको प्रिकॉशन या अवेयर रहना पड़ता है? इमीडिएट हम पेशेंट को क्लिनिक में ही खाना खिला, मतलब चने चबवा के या नॉर्मल खाना खिला के, हाँ ट्रायल करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, बहुत अद्भुत टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, एक बून है डेंटिस्ट्री में। तो कहा जाता है डेंटिस्ट के पास जाओ तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे इसमें डिस्क्राइब कीजिए कि वाकई में बहुत ज्यादा खर्चीली पद्धतियां हैं ये, या एक रीजनेबल रेट पर अवेलेबल? रीजनेबल रेट्स में भी अवेलेबल ऑप्शंस है आजकल कि इम्प्लांट्स को कम या ज़्यादा किया जा सकता है पेशेंट की नीड, पेशेंट के बजट के हिसाब से। तो जैसे कई पेशेंट्स में मिनिमम 6 इम्प्लांट्स अपर फुल माउथ जैसे लगाते हैं, 6 है तो उसको बजट के हिसाब से नॉर्मल 32 से लगाते हैं तो बजट को कम किया जा सकता है और फिक्स 32 से लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में ही इम्प्लांट को बढ़ा के लागत बढ़ाई जाए। लागत तो है इसकी, क्योंकि बाहर की चीज है, बाहर से इंपोर्ट होती है, यहाँ बनती है, फिर उसके हिसाब से हम लगाते हैं, तो कॉस्टिंग तो है लेकिन इसको कम किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। अच्छा, ये चीज तो अच्छा, इसमें भी जैसे इम्प्लांट किया जाता है तो जो दांतों की बनावट या जो क्वालिटी है या शेप है, जो भी कुछ है, वो आप डिसाइड करते हैं या जो पेशेंट है उसके चेहरे के साइज के हिसाब से दांतों का बनावट? जैसे कई बुजुर्ग पेशेंट आते हैं हमारे पास 60, 65, 70, इवन 80, 85 साल के जी, तो उनमें यदि हमारे पास पुरानी फोटो अवेलेबल है जिसमें उनकी फोटो में दांत की स्माइल अवेलेबल है तो उसको भी हम एक हेल्प के तौर पर ये मान के चलते हैं और वैसे की वैसे मुस्कान देने की कोशिश करते हैं। इट कैन बी अप टू दी मार्क, जो उनकी एज 25 या 30 साल की एज में दांतों की मुस्कान थी वो 70, 80, 90 साल की एज में भी आ सकती है। अच्छा, ये पॉसिबल है आजकल। इसमें कोई इम्प्लांट के बारे में कोई ऐसी डिटेल जो आप उन लोगों को, दर्शकों को देना चाहें जो इस बारे में नहीं जानते हैं, या वाकई में जिनके घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके दांत बिल्कुल नहीं है और तकलीफ आ रहे हैं, या फिर ऐसा यूथ जिनके दूध के दांत टूट चुके हैं और किसी रीजन बस उनके दूध से दांत टूट गए, अच्छा फ्रंट के जो दांत है वो भी नहीं होते, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा पहला सजेशन तो बच्चों के लिए यही है कि बचपन में ही दांतों की देखभाल उनके पेरेंट्स उनको अच्छे से दें। रात को सोते समय ब्रश करना जरूरी है। दांत में कोई कीड़ा लगता है दूध के दांत में भी तो उसको इमीडिएट रेस्टोर किया जाए, तो डेंटिस्ट के पास, अपने डेंटल सर्जन के पास जाकर उसकी फिलिंग कराई जाए। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं तो दूध के दांत है ये चले जाएंगे, नए दांत आएंगे तो वो दांत तो अपने आप ही सही आएंगे, तो इन दांत का ट्रीटमेंट क्यों करवाना। शुरुआत से यदि हम उन दांतों का ध्यान रखेंगे तो जो सेकेंडरी डेंटिशन है, जो परमानेंट डेंटिशन है, वो भी सही तरीके से आ पाएगा। ये तो प्रिकॉशन हुई बचपन के दूध के दांतों से लेकर परमानेंट तक। अब आपके परमानेंट दांतों का बचाव के लिए हमें टाइम पे ब्रश करना है। रात को जब भी हम कुछ खाते हैं या दूध पीते हैं या कुछ भी करते हैं तो इमीडिएट सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है, फिर सुबह एक बार ब्रश करना है ढंग से। इस तरीके से हम दांतों में कीड़ा लगने से बचा सकते हैं। कीड़ा नहीं लगेगा तो दांत में डीके नहीं होगा, डीके नहीं होगा तो दांत को निकलवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको इम्प्लांट से दूर रहा जा सकता है। अब बात उन पेशेंट्स की जिनके दांत निकल चुके हैं, तो उनके ऑप्शंस फिर यही है कि वो दांत का प्रत्यारोपण कराएं, कि बिना दांत उनकी जो मसल्स है यहाँ की श्रंक हो जाती है, उनको बोलने में दिक्कत होती है। दांत का मेन काम होता है दिखना, बोलना और खाना। बोलने में भी दांतों का बहुत रोल है। कई साउंड्स होते हैं त थ ध ध इस टाइप के, उसमें बोलने में दांत का बहुत ज्यादा रोल है। और दांत में डंपिंग, श्रंकिंग चेहरे में उसका भी बहुत रोल है। और खाने में तो ऑब्वियसली बिना दांत आप खा नहीं सकते हैं। तो ओल्ड एज में यदि आपके मुंह में दांत नहीं है तो आप अच्छे से चबा नहीं पाते हैं। अच्छे से नहीं चबा पाने के कारण आपके कई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशनल प्रॉब्लम, कई दूसरी प्रॉब्लम्स होती है। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है दांतों का। हाँ, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आम लोग इससे नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये चीज है। अच्छा, जो इम्प्लांट होता है तो क्या उसका भी वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा जैसे हमारे अमूमन साधारण दांतों का रखा जाता है? इम्प्लांट को
एज ए नेचुरल टूथ काम करता है। आपको कुछ दिन अटपटा लग सकता है, हफ्ते 10 दिन आपका एडेप्टेशन में टाइम लगता है। एडेप्टेबिलिटी के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वैसे ही वर्क लाइक योर नेचुरल टूथ। गार्गल करो या फिर टूथब्रश करो, यू हैव टू रिंस एंड यू हैव टू क्लीन योर माउथ ओनली। दांतों को अच्छी सफाई रखनी है। इसके अलावा इम्प्लांट के उस केस में ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आपको लेनी है। अच्छा, ऐसा कोई तकलीफ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मेरे कुछ साधारण से सवाल है आपसे। जैसे हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, दूध के दांत, ये भ्रांति है, रूमर है, या फिर वाकई में ऐसा है कि जब बच्चों के दूध के दांत तोड़े जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दांत हिल रहा है और पेरेंट्स कहते हैं इसको तोड़ देते हैं फोर्सली, हम खुद ही, क्योंकि इसके नीचे दांत आएगा, फिर ये जगह नहीं बनाएगा, दांत को अंदर की साइड तोड़ो, नहीं तो बाहर की साइड आएगा। ये रूमर है वाकई में? हाँ, रूमर तो है। ये कितने सच है, सही है? आज की तारीख में बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत आम है जी। इसका एकमात्र कारण जंक फूड्स जो हम लोग देख रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, ये पिज्जा वगैरह, चाउमीन, कार्बोनेटेड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो भी है, ये चीजें चॉकलेट्स, तो इन सब का प्रचलन बढ़ा है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दांतों में है। तो दांतों की, हर दांत की एक उम्र होती है। दांत इस समय आएगा, नेचुरल जो प्राइमरी डेंटिशन है, और इस समय वो गिर के दूसरा परमानेंट टूथ आएगा। अच्छा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी डेंटिशन है, मतलब दूध के दांत जो है वो टाइम पे नहीं गिर पा रहे हैं, तो सेकेंडरी डेंटिशन जो आने वाला है उसका कैल्सिफिकेशन शुरू हो गया और वो फोर्सफुली आ जाता है बाहर। तो पेरेंट्स को लगता है कि वो दांत जो अभी हमारा है, मतलब परमानेंट दांत तो आ गया है, और जबकि ये प्राइमरी डेंटिशन गिरा नहीं है, तो वो दांत आगे पीछे आपको लगता है, क्योंकि वो अपनी, जैसे भीड़ है, कोई भीड़ में से कोई आदमी को रास्ता निकालना है तो खींच काट के निकल ही जाएगा। उसी तरीके से परमानेंट दांत को तो अपने टाइम पे आना है। जैसे ऊपर के दांत का समय 6 से 7 साल, नीचे के दांत का समय 6 से 7 साल, ऊपर के दांत का समय 7 से 8 साल, इस बीच में यदि दांत नहीं गिरते हैं तो फोर्सफुली दांत आ जाता है परमानेंट टूथ। तब पेरेंट्स को लगता है कि दांत डबल डबल क्यों आ रहे हैं, ये दांत हिल क्यों रहा है, या ये जो कैनाइन होता है इसकी एज होती है 10 से 11 साल की एज में निकलने की, तो कार्निवोरस एनिमल और मुंह का अचानक से चेंज होना इसी एज में होता है बच्चों के। तो ये कैनाइन ही होता है कि जो मेन आर्च पेरीमीटर डिसाइड करता है। तो ये चीजें हैं जो टाइम पे पेरेंट्स को, डेंटिस्ट को दिखा देनी चाहिए। और जो ये पेरेंट्स खुद फिक्र करके दांत तोड़ने वाली, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं एडवाइजेबल है। दांत अपने आप कुदरती गिरता है तो वेल एंड गुड, नहीं गिरता है तो इट इज एडवाइजेबल टू गेट योर डेंटिस्ट। अच्छा, दांतों का आना और गिरना, दूध के दांतों का, क्या कभी ऐसा हो सकता है ये सीरियस मैटर बन सकता है भाई किसी के जल्दी दांत नहीं आए? कब ऐसा टाइम होता है जब डॉक्टर के पास उनको, यू हैव टू गो टू डॉक्टर एंड देन यू हैव टू? अमूमन जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने में सबसे पहले फर्स्ट दांत आता है। नीचे के बड़े बुजुर्ग घर में जो भी ये सब जानते हैं कि 6 महीने की एज में सबसे पहला दांत आता है, और 2.5 साल की एज तक लगभग दूध के सब दांत आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 20 दांत होते हैं उस समय, 10 दांत नीचे के, 10 दांत ऊपर के। तो वो यदि आ जाते हैं टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है 3 साल तक भी बच्चे के पूरे दांत नहीं आए, तो ये आपको जरूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। वो एक एक्सरे लेके उसको चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई एनोमली है, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी है वो उससे मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, ये है। अच्छा, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं और 6 महीने में दांत आने लगते हैं तो वो चीज़ों को चबाने की कोशिश करते हैं और उसे बुखार भी आता है या फिर डायरिया जैसे तो ये इससे जुड़ा हुआ है? या मैंने ये भी सुना है कि जब दांत आने की जो खुजली होती है उसमें वो चबाते हैं और उस वजह से एक्चुअल में जब कोई दांत आ रहा होता है तो मसूड़े को हटा के वो आता है, हड्डी से आ रहा है, तो बच्चे को अजीब सा लगता है, तो इसलिए वो उसको अंगूठा लगाता है, खुजली करता है, कई बार होता है, कई बार बुखार होता है, कई बार डायरिया होता है। इसको ये आम चीज है। जैसे आज वैक्सीन, जैसे कोरोना काल है, वैक्सीन लगने के बाद एक बुखार आना आम सी चीज है। तो टीथिंग में भी ये आम सी चीज है कि आपके नीचे का दांत जैसे आ रहा है तो बच्चे को वहां पे खुजली होना, अंगूठा चूसना, अंगूठा लगाता है वहां पे, कई बार होता है, कई बार डायरिया हो जाता है, तो वहां पे नॉर्मल ग्लिसरीन लगा के थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के आराम से दांत आया जा सकता है। अच्छा। या फिर अपने किसी डेंटल सर्जन को दिखाएं, डेंटिस्ट को दिखाएं। ये जो टूथब्रश का सिलेक्शन होता है, इतनी कंपनियां आ गई हैं, ब्रांडेड ब्रश आ गए हैं, अब तो मशीन्स भी आ गई जिनको आपको हाथ में पकड़ना है, मूव करना है। पावर ब्रश आ गए, पावर ब्रश। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ कैन वी सेलेक्ट अ बेस्ट ब्रश फॉर आवर सेंसिटिव टीथ? द बेस्ट ब्रश इज दैट ओनली कि इट शुड हैव सम सॉफ्ट ब्रशेस। सॉफ्ट ब्रशेस होने चाहिए उसके, आपकी हैंड ग्रिप अच्छी से होनी चाहिए, उसमें पेस्ट आराम से आना चाहिए और आपकी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। मतलब मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक है। टूथपेस्ट और ब्रश इतना ब्रश तो इंपॉर्टेंट है लेकिन टूथपेस्ट का इतना रोल नहीं है। टूथपेस्ट अनटिल अनलेस कोई आपके सेंसिटिविटी या कुछ और दूसरी प्रॉब्लम ना हो तब तक कोई टूथपेस्ट का रोल नहीं है। सिंपल ब्रशिंग से भी अपन दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि ब्रशिंग से ही दांतों के जो भी अन्न कण है फंसे हुए या जो भी हम कुछ खा रहे हैं वो सब निकल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पेस्ट का मेन रोल फोमिंग और आपका जो फ्लेवर अपन को अच्छा लगता है, मिंट है, जैसे मैक्स फ्रेश आते हैं, जिलेटिन फ्लेवर्स आते हैं, तो वो अपन को पसंद आते हैं। तो पेस्ट का इतना रोल नहीं, लेकिन सही ब्रश टेक्निक और सही ब्रश ये बहुत जरूरी है।
सेंसिटिव, दांतों का सेंसिटिव होना, लोग ज्यादा ठंडा, और तो टीवी पे भी इतने एड्स आते हैं, ठंडा पानी पीने में तकलीफ, हर चीज। तो ये जो दांतों की सेंसिटिविटी है वो अपने आप एक डीज है या फिर जेन्युइन चीज है? दांतों की सेंसिटिविटी के कई कारण हैं। जैसे दांतों में 3 लेयर मेन होती है, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। तो जो आउटर लेयर है इनेमल का, हल्का सा शेड ऑफ होना है, वियर ऑफ होना, वो हट जाती है, तो वहां पे हल्का सा सेंसेशन कई बार लगता है। या उससे नीचे की सेकंड लेयर जो डेंटिन है वो एक्सपोज होने के बाद सेंसिटिविटी लगती है। नॉर्मल सेंसिटिविटी में ब्रश जो भी हम आमतौर पर टीवी में ऐड आ रहे हैं लोग लेके आते हैं, या कुछ और मेडिकेटेड पेस्ट है हम लोग देते हैं, तो उससे मतलब हो जाता है सही। लेकिन जब डेंटिन से भी नीचे पल्पल एक एरिया होता है दांत का, जो नस का पार्ट होता है, वहां तक यदि कोई चीज इन्फेक्ट या इफेक्ट करती है तो फिर पेशेंट को अनबेरेबल पेन, एक बार का शार्प शूटिंग पेन होता है। तब उस कंडीशन को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अच्छे दंत चिकित्सक के पास दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिकेशन है कि आपका सेंसिटिवनेस है या क्या है। सही कॉल। अच्छा, कॉल चलाएंगे सर। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे, ज्यादा गर्म चीजें, ज्यादा ठंडी चीजें, क्या ये दांतों को नुकसान पहुंचाती है? एकदम से गर्म और एकदम से ठंडा, इस तरीके की चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप गर्म खा रहे हैं तो नॉर्मल स्वाभाविक उसमें गर्म लीजिए। बहुत ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, एक उस फ्लुएंसी में खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरम ठंडा दांतों को नुकसान पहुंचाता है, तब पहुंचाता है। दांतों में गैप होना, दांतों में गैप के भी कई कारण हैं। कई बैड हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, उस कारण होता है। अच्छा। जैसे महिलाओं में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार गैप होता है, मिडलाइन डायस्टमा कहलाता है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी? हाँ, प्रेगनेंसी में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अच्छा। तो कई बार ये मिडलाइन जो होती है हमारी शिफ्ट हो जाती है। अच्छा। और प्रेगनेंसी के दौरान मसूड़े भी काफी फूल जाते हैं। आपने देखा होगा कई प्रेग्नेंट वुमेन्स के काफी ज्यादा मसूड़े फूले होते हैं, ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों में कैलकुलस प्लाक जमा हो जाता है, तो उसकी भी सफाई करानी उस समय बहुत जरूरी है जी। तो यदि आप शुरू से ही प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल काफी हाई होता है, तो उसमें कई चेंजेस आते हैं मुंह में भी। तो बल्बस होता है, बल्जीनेस हो जाती है, मसूड़ा फूल जाता है, लालिमा आ जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, तो मतलब हमेशा क्लीन करवा लेना चाहिए उसको। अच्छा। और नहीं, अगर एक जेन्युइन गैप आता है, जैसे लोगों को गैप आता है तो खाना फंस जाता है, फिर दे यूज टूथपिक एंड सेप्टी पिन्स एंड ऑल पिन दैट काइंड ऑफ, वो उसका क्या पिक वगैरह हमेशा के लिए तो हम एडवाइस नहीं करते हैं, कभी कभार फंसता है तो आप कर लीजिए, लेकिन खाना फंसता है। कॉल ले लेते हैं। हेलो जी सर। मैम, मैं गुटखा जाकर खाता हूँ जी, वजह से क्या है कि मेरे दांत में दर्द बहुत ज्यादा होता है जी, और मेरा मुंह भी बहुत कम खुलता है। तो क्या ऐसा कोई व्यवस्था है जिससे कि मैं जो दांतों की है वो सुरक्षा करवा सकूं? जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया जी। गुटखा एक आम समस्या है जोधपुर में, काफी लोग खाते हैं। हाँ। वो देखते हैं तो गुटखा लंबे समय से खा रहे होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो खाने के कारण माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अच्छा। मुंह कम खुल रहा है, तो सबसे पहले तो गुटखा बंद करना है इनको। गुटखा बंद करने के बाद यदि मुंह खुलवाने का इलाज करवाना चाहते हैं तो वो ओपनिंग कितनी है वो इन्होंने नहीं बताई कि माउथ ओपनिंग कितनी है। हाँ सर, मुझे भी ये सवाल पूछना था, मैं बिल्कुल इसको डिटेल में थोड़ा सा पूछ रही थी। जो भी लोग गुटखे का सेवन करते हैं वो हमेशा उंगलियों को इस तरह से नाप के देखते हैं कि भाई हमारा मुंह नहीं खुल रहा है, खुलता नहीं, और ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये गुटखे का सेवन करता है। बिल्कुल। तो इसका भी एक तरीका है, आप कह रहे हैं कि एक लेमन टर्म में उंगलियों से मतलब एक 10 mm की ओपनिंग होती है, कायदे से 35 से 40 mm की माउथ ओपनिंग होनी चाहिए नॉर्मल पर्सन। गुटखे की वजह से ऐसा? गुटखे की वजह से यहाँ फाइब्रोटिक बेंड्स जो गाल होते हैं, गुटखा अधिकतर वहीं पार किया जाता है, इस तरफ या इस तरफ, या कई लोग आगे जैसे जर्दा खाते हैं तो यहाँ पार्क करते हैं, इसे पार्किंग बोलते हैं। मतलब आप कहाँ रख रहे हैं गुटके को, फिर थूक रहे हैं, तो गुटके का लंबा समय से यहाँ पे जो अंदर बैंड्स हैं वो फाइब्रोटिक बैंड्स बन जाते हैं और स्टिफनेस आ जाती है, मतलब जकड़न पैदा हो जाती है, तो आपका मुंह खुलने बंद करने में दिक्कत होती है। प्लस जो हमारी बक्कल म्यूकोजा है, जो अंदर गाल का एरिया है, वो भी काफी टाइट हो जाता है, इस कारण मुंह खुलने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा। यहाँ की जो मेस्टिगेटरी फोर्स की जो भी मसल्स है वो सब रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, फाइब्रोटिक बैंड्स बन जाते हैं। यही प्रॉब्लम इनके होगी काफी। तो मेरे हिसाब से 1 या 2 उंगली माउथ ओपनिंग होगी। यदि 1 से 1.5 उंगली है तब तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है। अच्छा। सर्जिकल ट्रीटमेंट द्वारा फाइब्रोटिक बैंड्स को हटा के और फिर उस मुंह को पूरा खोला जाए। यदि उससे थोड़ी ज्यादा है तो उस केस में हम लोग कोई दवाएं, इंजेक्टेबल थेरेपीज है जो कि क्लिनिकल में ही हम कर सकते हैं। 4 से 5 सप्ताह का कोर्स है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जो गुटखा छोड़ना चाहें
तो उसका भी कोई तरीका है या फिर डिटर्मिनेशन पावर की मेरे हिसाब से फर्म डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए बेटर चॉइस। हालांकि आजकल कई दवाएं आ रही हैं गुटखा छुड़वाने के लिए, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट है निकोटीन का ही, कि वो निकोटीन है, निकोटीन को ही आप वापस पार्क कर रहे हैं। जब आपको गुटखे की तलब हो रही है तब आप उसको लीजिए, उसको पार्क कीजिए, तो आपकी जो तलब को सटाइज करेगा और उसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वहीं आके खड़े हो गए, लेकिन वहीं आके खड़े हो गए, बिल्कुल सही है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक आप में नहीं आएगा, जब तक आप गुटखे के प्रति किसी को नहीं देखेंगे इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तब तक छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। मेरा एक सवाल और है कि घरों में जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, दांतों के ऊपर पीले पीले धब्बे नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी, वो किस वजह से है? दांतों में पीलापन के कई कारण होते हैं। पहले शुरुआत में, बहुत पहले तो प्रेगनेंसी में एक दवाई होती थी टेट्रासाइक्लिन। यदि प्रेग्नेंट वुमेन उस दवाई का सेवन करती थी तो वो जो असर है बच्चों में शुरुआत में ही आ जाता था। उसकी स्टेनिंग, उसको टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग बोलते थे। आजकल ये चीजें तो नहीं देखने में आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है फ्लोराइड लेवल की पानी में। एक दांतों में मैच्योरेशन ऑफ इनेमल के लिए फ्लोराइड लेवल बहुत जरूरी है। एक मिनिमम पीपीएम उसमें अपन कैलकुलेट करते हैं, उससे ज्यादा होती है। लॉन्ग टर्म पे आप फ्लोराइड का यूज करते हो या फ्लोराइड का पानी जहां पर है वहां ज्यादा आप रहते हैं और उसको प्रॉपर्ली यूज करते हैं, तो वो दांतों में स्टेनिंग की प्रॉब्लम आती है, तो वो फ्लोरोसिस कहलाता है। तो उस केस में उसका इलाज नॉर्मल मशीन से नहीं होगा, कई बार ब्लीचिंग टेक्निक या वीनियर होता है, उससे हम लोग करते हैं। टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग या आपकी ये जो फ्लोरोसिस है उसका इलाज वो होता है। जी। मेरा एक सवाल आपसे और है कि क्या टंग को साफ ना करना दांतों में किसी तरह का इन्फेक्शन लाता है? टंग तो मुंह का पार्ट है जी। जब आप टंग से सब कुछ, मतलब जो भी आप खा रहे हैं, स्वाद ग्रंथियां सब टंग पर ही है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी ब्रश करें तो या तो उंगली से, या टंगी आती है बाजार में कहीं, या कई ब्रशेस के पीछे भी एक टंग क्लीनर आता है, उससे हमेशा टंग को साफ करें। टंग हमेशा आपके दांतों की जो भी ओरल म्यूकोसा के हमेशा उसी बराबर होनी चाहिए। जी। सही कॉल है। हेलो जी, हाँ बोलिए जी। जी, ये कह रहे हैं मेरी बेटी चॉकलेट बहुत खाती है और नीचे से काला काला हो गया, दर्द बहुत होता है। क्या उम्र क्या है बच्ची की? छोटी सी बच्ची है, चॉकलेट खाती है तो कीड़ा लग गया होगा 100%। कीड़ा लग गया तो नसों तक पहुंच गया होगा, इसी कारण उनको दर्द हो रहा है। तो बेहतर यही रहेगा कि एक बार अच्छे दंत चिकित्सक को दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। पर वही कहानी का सार वही है कि आप चॉकलेट्स इतना इस्तेमाल, चॉकलेट्स खाने में हम लोग भी मना नहीं कर रहे हैं आज के जमाने में, बट पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, या बच्चे बड़े खा रहे हैं तो इमीडिएटली ब्रश करें। उस चॉकलेट्स को दांतों की सतह पर ना चिपकने दें। दांतों की सतह पर लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक रहती है तो प्रॉब्लम करती है, अदरवाइज प्रॉब्लम का कोई कारण नहीं है। और चॉकलेट्स में भी मेन जो ये इस टाइप की चॉकलेट जो बहुत चिपचिपी होती है, इक्लेयर्स है, प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहिए, बट हाँ डेयरी मिल्क जो हम सबकी फेवरेट है, जो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम, जो स्टिकी हो उसको, जो स्टिकी है उसमें, जैसे चीज पिज़्ज़ाज और चीजी भी जो चीजें होती है वो भी नुकसानदायक है। यू कैन यूज कैंडी काइंड ऑफ, हाँ कैंडी काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल। हमने खानी छोड़ दी है लेकिन अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे था कि एक वक्त होता था जो जितना रईस होता था वो उतना ही सोना अपने दांतों में लगाता था। हाँ बिल्कुल, ये बीते जमाने की बातें हो गई, लेकिन ऐसा होता था। अब क्या सोना भरना, चांदी भरना, या फिर दांतों में अमूमन क्या साधारण सा मसाला भरा जाता है? सोना चांदी तक पैशन है आज की तारीख में भी। कई हमारे पास पुराने पेशेंट्स आते हैं, सुनार आते हैं कि सर हमें चांदी लगवानी है, सोना लगवाना है, तो लगवा सकते हैं। उसकी कास्टिंग होती है दांत का नाप लेके, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पे ही करवा सकते हैं। इसका मतलब वो अपना दांत हटवा के फिर सोना लगाते हैं क्या? दांत हटवा के नहीं, कई बार दांतों की फिलिंग या दांत की कैप जैसे है, पीछे की कैप हम सलाह देते हैं। अच्छा, उसमें भी सोना लगता है? हाँ लग सकता है जी। अब आजकल तो हम लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बन सकता है, और आजकल हम बाहर से भी बनवाते हैं। लेकिन उसका कुछ फायदा है, कोई कॉन्सेप्ट? सोना सबसे रिजिड मटेरियल है, बहुत मजबूत मटेरियल है, दिखने में अच्छा लगता है, रात को चमकता है, आप हंसेंगे तो आपका सोना गोल्ड प्लेटेड होगा प्रॉपर्ली, तो हमेशा चमकेगा, तो दांतों की सुंदरता को बढ़ाता है। आजकल डायमंड ज्वेलरी का लुक है, हम लोग डायमंड ज्वेलरी लगाते हैं दांतों पर। फेमिनाइन स्माइल में कैनाइन पे लगाने में बहुत अच्छा लुक देती है। आप भीड़ में अंधेरे में कहीं हो तो एक आपका डायमंड ही चमकता है। तो ये सब चीजें तो आ गई है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में, इनका भी यूज किया जा रहा है जी। मेरा सवाल ब्रेसेस को लेकर है। छोटे बच्चों को भी लगाया जाता है आजकल, तो मैं उसकी डिटेल जानना चाहती। ऐसा ही कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 61 का हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आप 61 के हैं जी? हाँ जी, मैं 61 का हूँ। मैं 45 साल से गुटखा जर्दा खा रहा हूँ, 45 ईयर से जी। लेकिन पिछले 10 साल से मैंने गुटखा नहीं खाया, तंबाकू मैं 24 घंटे खाया हुआ रहता हूँ। अभी भी खाते हैं आप? हाँ जी।
हाँ जी, अभी 24 घंटे 24 आवर्स इसके बगैर मेरे को नींद नहीं आती। अच्छा, इसके छोड़ने का कोई आसान तरीका बताइए। जी, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन दुखदायक है क्या? दुखदायक है बिल्कुल। अब इन्होंने भी फरमाया कि 40-45 साल से गुटखा और जर्दा खा रहे हैं। 61 साल के, यानी जब 20-21 साल 20-21 साल के थे, लेकिन इन्होंने ये तो बता दिया कितने साल से खा रहे हैं। छोड़ा इन्होंने सिर्फ 10 साल से है। नहीं, पर उसमें भी कह रहे हो तंबाकू खाते हैं। तो तंबाकू, गुटखा में बीटल नट है, सुपारी है, तंबाकू में निकोटीन है, तो आपका एडिक्शन है, वो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब फर्म डिटर्मिनेशन ही चाहिए कि आपकी सेल्फ विलनेस, आप कितना चाहते हैं कि छोड़ना, तब ही छूट पाएगा। अदरवाइज तंबाकू खाने वालों को अमूमन ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह उठ के उनका पेट साफ नहीं होता। वो कई बार बोलते हैं सर हमें तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सर ये बहुत बड़ा, हमें बहुत दर्द हो जाता है। कई लोग जो काम एक्टिविटी करते हैं तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर अटैच्ड विद फॉर टॉकिंग अबाउट स्मोक, टॉकिंग अबाउट टैबाकू। ये लोगों को इतना ज्यादा रूमर है कि जब हम नहीं खाएंगे तो हम फ्रेश होने नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। रूमर नहीं है, हकीकत भी है। कई पेशेंट के साथ प्रॉब्लम भी है, जैसे कई पेशेंट्स हमने भी छुड़वाने की कोशिश की। इज इट नॉट साइकोलॉजिकल? It may be psychological, but otherwise 100% is not psychological. Okay. There are some these kind of problems are there with the patients. If they just quit the tobacco products, then they are facing these kind of problem. तो ये तो हम मना नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग फर्म डिटर्मिनेंट बनना पड़ेगा कि यदि मैंने 40-45 साल से खाया है तो मैं इस तरह का कभी हूँ कि 41 साल या 40 महीने तो कम से कम एकदम से छोड़ूं। धीरे धीरे आप उसको छोड़िए, तब होगा। अब यदि आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो कई दूसरी दवाएं अवेलेबल है जो अभी बात कर रहे थे। लेकिन तकलीफ होगी, लेकिन हम तो कहते हैं दवाइयों का भी सहारा क्यों लिया? थोड़ा अपना डिसीजन लेके मैं 2 घंटे नहीं खाऊंगा, अवॉइड कर दूंगा, फिर 3 घंटे 4 घंटे, एक साथ तो आप इस बुरी आदत से नहीं निकल सकते। तो धीरे धीरे करके आपका दृढ़ निश्चय जो आपका अगर मन में होगा, आप हम उन्हीं दर्शक को बोल रहे जिन्होंने, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरा सब्स्टिट्यूट, कोई आयुर्वेदिक चीज, सौंफ वगैरह है या इस टाइप की चीजें हैं, वो यूज करिए। क्या होता है सर कि गुटखा जर्दा छोड़ते ही सुपारी खाना शुरू? सुपारी तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, वही कह रही हूँ, मतलब आप एक चीज, गलत चीज को छोड़ने के लिए दूसरी गलत चीज का सहारा ले। सुपारी तो बीटल नट है, एरेका नट जो कत्था बोलते हैं, चूना तो फिर भी फायदेमंद है, लेकिन कत्था है, कटेचू जिसे बोलते हैं, वो सब तो बहुत नुकसानदायक है दांतों के लिए और मुंह के लिए, बक्कल म्यूकोसा के लिए। और सिगरेट ऑब्वियसली नहीं, उसका भी उतना ही नुकसान है, दांतों पे फर्क पड़ता है? दांतों पे पड़ता ही है। जो लॉन्ग टर्म, जो ये पायरिया के केसेस हैं, लॉन्ग टर्म स्टेनिंग है दांतों की पीछे की तरफ, दांत में कई तरह की गंदगी या इन्फेक्शंस है, जो कई जैसे स्मोकर्स है तो उनको कई प्रॉब्लम्स रहती है। अच्छा, जैसे सर जो भी गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है या फिर सिगरेट पीता है, उनके दांतों से पहचान हो जाती है कि वो इस चीज को खाते हैं। 100%। और सभी समझदार हैं, सभी को पता है कि हमारी अपीयरेंस ही हमारे चेहरे से होती है। बिल्कुल। तो फिर शायद ये करना ही गलत है। बिल्कुल है ना? ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे पान हो गया, पान भी नुकसानदायक ही है, क्योंकि इसमें आप सुपारी, और यहाँ पे जोधपुर में तो चलन है अलग अलग तरीके की चीजें करवाने का, वो करके फिर तो हो जाता है। कभी कभार अब मीठा है, सादा पान ओकेजनली खाते हैं, जैसे फिल्मों में गाना है ना, पान खाए सैया। लेकिन वो वहीं तक सीमित है, फिल्मों तक ही, उसको अपनी लाइफ में मत एंजॉय करवाइए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल अति खराब होती है। कभी कभार आप यूज कर सकते हैं, शादी में, कहीं पार्टी में कहीं गए हैं, मतलब तंबाकू उसमें इस्तेमाल, तंबाकू नहीं, सादा मीठा पान, सादा पान को कभी यूज ले सकते हैं। हम ब्रेसेस की बात कर रहे थे सर, तो किस उम्र से ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं, इनका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ कि किसी डॉक्टर का सिलेक्शन करना हो कि आपको उनसे गाइडलाइन लेनी चाहिए, तो आपको कैसे आप डिसाइड करेंगे? ब्रेसेस का तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों के दांत काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, और ये टेढ़े मेढ़े की अवस्था 9 साल से ही दिखने लग जाती है, क्योंकि उसी समय 7-8 साल की एज से ही, जैसे हम बता रहे थे अभी, दांत का आना शुरू होता है परमानेंट का, और दूध का दांत नहीं गिर पाता है, तो टेढ़े मेढ़े का होता है। तो हम लोग ये जज कर लेते हैं कि दांत का कब तक, 12 साल की एज तक लगभग सब दांत आ जाते हैं, तो बेटर यही रहता है कि 12 साल की एज में इस ट्रीटमेंट को शुरू कराया जाए वहीं पर। और रही बात सिलेक्शन की और क्या किया जाए, आजकल कई टाइप के ब्रेसेस अवेलेबल है। इंडियन स्टेनलेस स्टील ब्रेसेस है, फिर उसको ओवरकम करने के बाद सिरेमिक ब्रेसेस आए हैं, आपने सुना हो, जो दांत के कलर के ब्रेसेस होते हैं, बता रहे हैं। फिर कुछ अलाइनर्स आए हैं, आपने सुना हो, तो आजकल एक बहुत ही नया टेक्निक है ये, जो टूथ अलाइनर्स लगाते हैं, जो कि डायरेक्ट ही पेशेंट का इम्प्रेशन लेके, नाप लेके बाहर से बनवा के हमें मंगवाए जाते हैं। 1-2 साल में ट्रीटमेंट हो जाता है सुगमता पूर्वक। उसमें पेशेंट को कहीं कोई दर्द या कोई प्रॉब्लम या तकलीफ या ट्रॉमा नहीं होता है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, और 100% रिजल्ट आप ले सकते हैं उससे। जो ब्रेसेस लगवाने आते हैं उन्हें क्या सलाह दी जाती है कि ब्रेसेस लगवाने के बाद वो देखभाल कैसे करें? ब्रेसेस लगवाने के बाद यदि आप नॉर्मल ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो शुरुआत में बच्चे को कई बार ट्रॉमा होता है, क्योंकि गाल की मसूड़े की तरफ आपका
ब्रेसेस चुभते हैं, उसको एकोमोडेट होने में टाइम लग जाता है। तो 5 से 7 दिन किसी किसी बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कोई टॉपिकल एनेस्थीसिक जेल या उस टाइप का देते हैं, उससे सही हो जाता है। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट या बच्चा उसके साथ हैबिचुअल हो जाता है साल 2 साल। और क्लीनिंग करनी हो तो क्लीनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड ब्रशेज आते हैं, ऑर्थोडोंटिक ब्रशेज, उनका यूज हम बताते हैं, उससे ब्रश कीजिए तो कहीं कोई फूड लॉजमेंट या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से। और जैसे आपने कहा कि 1-2 साल लगते हैं इन्हें सेट होने में, तो डिपेंड ऑन दैट कि उनके दांतों का दांत में कितना क्या है, दांत की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, दांत का जो कई चीजें होती है इसमें, दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कौन सा दांत आगे है, कौन सा पीछे है, उस तरीके से। जी, एक कॉल ले लेते सर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी, प्रॉपर वे से ब्रश करता हूँ, बावजूद उसके मेरे मुंह में से स्मेल आती है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि मेरे मुंह में से स्मेल ना आए? मैं कोई गुटखा नहीं खाता, मैं कोई जर्दा नहीं खाता, बावजूद उसके मेरे मुंह में स्मेल आती है। ये सब बहुत ही उम्दा सवाल है, क्योंकि शायद मेरे जहन से ये निकल गया था सवाल। बिल्कुल। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते, तो भी दांतों से स्मेल आती है। तो स्मेल आने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो उनको देखना पड़ेगा पेट में एसिडिटी, वो तो नहीं बनता है। यदि वो बनता है और पेट खाली रहता है तो स्मेल का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा दूसरा, जैसे अपन लॉन्ग टर्म पे पानी, जैसे अभी गर्मियां शुरू हो रही है तो पानी का सही टाइम पे सही यूज, जितना आप पानी पियेंगे, पेट मतलब मॉइस्ट रखेंगे मुंह को, मतलब पेट साफ रहेगा, पेट साफ रहेगा, मुंह भी मॉइस्ट रहेगा, नम रहेगा, तो ये बदबू की स्मेल की, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ माउथ के कारण बदबू आती है। अच्छा। तो इस चीज को, फैक्टर को दूर करना है। तीसरा कारण ये होता है कुछ आप स्पाइसी फूडेड ऑनियंस है, ये जो गार्लिक्स है, इस टाइप की चीजें आप ज्यादा यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी स्मेल आती है। जो नॉनवेज ले रहा है तो नॉनवेज टाइप की जो भी, उस कारण भी होता है। चौथा कारण है कि दांतों के बीच में जो इनको नहीं दिख रही हो, गंदगी हो पीछे की तरफ, आगे की तरफ, कहीं पर भी, तो एक बार नॉर्मल क्लीनिंग करा के उससे निजात पाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक अच्छे हेल्दी पर्सन को कि हर 6 महीने में या साल भर में डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहिए, हेल्थ चेकअप। तो डॉक्टर जब डेंटिस्ट हो और आपको दांतों के बारे में उनसे पता करना हो तो क्या क्या ऐसी क्वेरीज है जो उसे अपने डॉक्टर से करवानी चाहिए? या डॉक्टर क्या क्या क्वेरीज करते हैं? क्वेरीज तो डॉक्टर यदि अपना कोई पेशेंट आता है, अपना चेकअप करवा रहा है, तो डॉक्टर स्वतः ही बता देगा कि ये प्रॉब्लम है, नहीं है। जैसे हम लोग जो अमूमन नोट करते हैं, कई बार एक छोटा स्टेन होता है दांत पे या काला सा धब्बा दिखता है पेशेंट को, पेशेंट उसको अवॉइड करते हैं। यदि शुरुआत में ही दिखा के उसको फिल करवा लिया जाए, या फिल भी नहीं, आजकल एक वार्निश या पेंट टाइप की चीज लगा दी जाती है, तो फर्दर फ्यूचर बढ़ता नहीं है, तो इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। अननेसेसरी जो लॉन्गर ट्रीटमेंट है और जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स है उनसे बचाव हो सकता है। रूटीन चेकअप का यही फायदा है। या आपके मसूड़े ब्लीड कर रहे हैं, जब आप ब्रश करते हैं ब्लीडिंग हो रही है, तो नॉर्मल सफाई करा के टाइम टू टाइम आप उसको रोका जा सकता है। ये चीज। अपनी डाइट में क्या चीजें इस्तेमाल करें? जैसे दांतों में खून आना है या फिर जो सेंसिटिविटी है, क्या दांतों डाइट में ऐसा कुछ? दांतों में खून तो विटामिन सी डेफिशिएंसी, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नींबू का यूज, लेकिन नींबू का ज्यादा यूज भी दांतों में खट्टापन लाएगा, तो एक दांतों में इरोजन होता है, दांत को गलाने का प्रोसेस। ज्यादा यूज, नॉर्मल यूज तो सफिशिएंट है कि आप नॉर्मल नींबू पानी पी रहे हैं या नींबू को ले रहे हैं, या नींबू सेंधा नमक लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग हमेशा मना करते हैं कि पेशेंट बोलता है कि पुरानी रेमेडी है कि नींबू के छिलके के सेंधा नमक लगा के वो रगड़ लेते हैं और वो बोलते हैं हमें आराम होता है, लेकिन ये दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि रफनेस आ रही है, एब्रेसिवनेस ज्यादा है, तो प्रॉब्लम करता है। बाकी खट्टी चीजों में संतरा ले सकते हैं आप, किन्नू ले सकते हैं, या फिर एक जो टैबलेट्स आती है विटामिन सी की, कई बार वो भी यूज कर सकते हैं यदि ब्लीडिंग गम्स बहुत ज्यादा है तो। और प्लस कुछ गम पेंट्स आते हैं जो कि हम सफाई करवाते हैं दांतों की, उसके बाद रिकमेंड करते हैं, उससे भी ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है काफी हद तक। अक्लदाड़ कहते हैं, ये आगे इसका मतलब हम चोर हो गए। अक्लदाड़ उसका नाम इसलिए दिया हुआ है कि अमूमन 16 से 21 साल की एज में आती है, और लेकिन आज का जमाना तो ऐसा है, कई लोगों को आती नहीं है, और आती है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी लेके आती है कि वो टेढ़ी आती है, कई बार बहुत ही नीचे, हड्डी के नीचे दबी हुई होती है, कई बार पूरी ही घूमी हुई होती है, तो इस टाइप की चीजें होती है, तो कई बार पेशेंट्स को प्रॉब्लम करती है। तो अक्लदाड़ यदि प्रॉब्लम कर रही है तब तो उसका इलाज बहुत जरूरी है कि आप उसको यदि बच सकती है तो बचाइए ट्रिम करके, और या फिर निकलवाना जरूरी हो तो इसको निकलवाना ही पड़ेगा। लेकिन अमूमन कई बार पेशेंट तकलीफ लेके आता है, हम दवाई देते हैं 5 दिन 7 दिन की, उससे आराम हो जाता है, तब हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप उसे निकलवाइए ही सही। फ्यूचर में बार बार प्रॉब्लम कर रही है तो निकलवाना जरूरी है। जब तक उसमें कीड़ा कोचर बहुत गंदगी नहीं हो तो इमीडिएट सलाह तो हमारी भी नहीं रहती कि उसको निकलवा लीजिए। कि आप उसको बचा सकते हैं तो नॉर्मल दवाई से बचा लीजिए, लेकिन फ्यूचर में बार बार प्रॉब्लम कर रही है तो इट इज बेटर टू गेट एक्सट्रैक्टेड।
और इसका भी सिंपल सर्जरी होती है, ऐसा नहीं है कि अकल दांत निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। सिंपल सर्जरी होती है और आराम से निकल के पेशेंट हमेशा के लिए फ्री हो सकता है। जी। अच्छा, दांतों की बात करें, अपनी पर्सनालिटी को शो करते हैं। कभी ऐसा भी होता है, ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके दांत बड़े हैं, आगे के दांत, और वो उसको छोटे करवाना चाहें? हाँ, इस तरह की होता, कई पेशेंट्स आते हैं, जैसे कई यंग जनरेशन है आजकल, खासकर गर्ल्स, उनके दांत उनको लंबे लगते हैं, पास वाले छोटे लगते हैं, सुप्रा इरप्टेड होते हैं या कई कम इरप्टेड या कम निकले हुए होते हैं। तो उनका इलाज हम नॉर्मली यदि टेक्निक होती है हमारे पास, वीनियरिंग या एस्थेटिक डिजाइनिंग एक वर्क होता है, स्माइल डिजाइनिंग जिसे हम बोलते हैं, प्रॉपर दांत के कर्वेचर मिला के, दांत का जो भी कॉन्टोर शेप को लेके हम लोग उसको क्लिनिक पे ही, मतलब इन हाउस ही तैयार कर सकते हैं। अच्छा। इस टाइप की टेक्निक्स, इस टाइप के मटेरियल्स आ गए हैं जिससे इमीडिएट 100% रिजल्ट हम दे सकते हैं। जी। मेरा एक सवाल आपसे और था कि आपने कहा विटामिन सी के सोर्सेज, दवाइयाँ जो आ गई हैं मार्केट में, तो वो क्या बच्चे भी अवेलेबल, बच्चों के लिए भी सही रहेगी? बच्चों में तो नॉर्मल नेचुरल फूड हम लोग ज़्यादा हिदायत करते हैं कि आप ऑरेंज जूस दे दें, थोड़ा सा नींबू पानी, मीठा तो पी सकता है बच्चा जो 4-5 साल से ऊपर का है, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। दवाइयों का सेवन बचपन से ही हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। पर आजकल तो हर घर में एक डॉक्टर है, हर घर में डॉक्टर है और दवाएं दे रहा है मन से, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म पे आते हैं जो हमें बाद में मालूम पड़ते हैं, चाहे कोई भी दवाई हो, खासकर एंटीबायोटिक्स और पेन रिलीवर जो बुखार के लिए, और जो एंटीबायोटिक्स आजकल हर कोई एंटीबायोटिक दे देता है, केमिस्ट शॉप से परचेज कर लेता है। दांत के डॉक्टर के पास भी लेट आता है और दवाई का सब ट्रीटमेंट तो वहां से जब दर्द होता है तो वही पेन किलर खा के वो वक्त निकाल देते, पर डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये बहुत गलत है। और राय ले लेता है, क्योंकि आपने जैसे फरमाया रायचंद जी बहुत है, आपके पड़ोस वाला बोलता है डॉक्टर लौंग दबा दो, डॉक्टर ने जैसे प्रेस्क्राइब की मेडिसिन, तो उसको नहीं, वो पड़ोसी ने बता दिया वो ले लेंगे, उनको इससे आराम हुआ था, उनको ऐसे हुआ था। तो इस टाइप का जो है वो सब अलग है। आज भी हम ये मानते हैं कि एक ही पेशेंट में हर दांत हमारे लिए चैलेंज है, एक दांत दूसरे दांत से मिलता नहीं है। हम यदि किसी दांत का काम कर रहा है तो हर दांत का अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते ये ऐसा हुआ है तो ये भी ऐसा ही होगा। तो एक पेशेंट में जो दवाई दी है जरूरी थोड़ी है दूसरे पेशेंट में काम करेगी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये आज आमतौर पर हमारी फील्ड में जो डेंटिस्ट्री फील्ड है उसमें पेशेंट इसी तरीके से चला रहा है। जैसे हमारा भी कोई प्रिस्क्रिप्शन 10 साल पुराना है, पेशेंट उसी को ले लेके चला रहा है, जब तक उससे आराम नहीं खत्म होता तब तक वो हमारे पास आएगा ही नहीं। और कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद फिर आपके पास बहुत है, क्योंकि पेशेंट ये नहीं सोच रहा कि उस समय दवाई किस लिए दी थी, उस समय सोच रहा है दर्द था इसलिए दे दी थी। उसमें कई चीजें होती है, उस कारण हमें दी जाती है। अच्छा, आपको इतना वक्त हो गया इस फील्ड में, आप एज ए डेंटिस्ट, अब मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए आप जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ। ऐसा कोई पेशेंट या ऐसा कोई केस? अभी हाल ही में मैंने एक 90 साल के बुजुर्ग हैं, हमारे वकील साहब हैं, उनका मैं एनर्जी लेवल और पॉजिटिविटी लाइफ के प्रति उस चीज़ का मैं दाद दूंगा उनको। मैं हमेशा उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके मुंह में जैसे दांत नहीं था पीछे का, जैसे मैंने अभी शुरुआत में हमारी बात हुई थी इम्प्लांट्स के बारे में। उनकी एज है 91, ही विल बी गोइंग ऑन 4 अप्रैल 91 के हो जाएंगे। मेरे पास 3 महीने पहले आए थे और मेरे पुराने पेशेंट है, 15 साल से मैं देख रहा हूँ। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, अपना सवाल कीजिए। मैम मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि मेरा 8 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से मेरे जबड़े की हड्डी टूट गई थी और दांत भी टूट गया था। तो वहाँ वो जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा। हुआ ऑपरेट मैंने अहमदाबाद में करवाया। अभी 3-4 महीने पहले साइड के जबड़े का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पेन ज्यादा हो रहा है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, क्या कैसे किया जा सकता है? जी जी, केस तो बहुत ही अलग है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने वहाँ ट्रीटमेंट कराया, तो एक बार दिखाना ही पड़ेगा कि बिना उसके हम बता नहीं पाएंगे कि एक एक्सरे लेना पड़ेगा। एक्सरे लेके देखेंगे कोई हड्डी जहाँ पे ऑपरेट हुआ है वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो देख के ही आपको बता पाएंगे। जी, हम आपके एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। हाँ, एक्सपीरियंस जैसे वो है तो वकील हैं वो बाई प्रोफेशन, आज भी काम कर रहे हैं, तो उनका पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा था। उनको मैंने सजेस्ट किया कि वकील साहब इसमें हम इम्प्लांट लगाना चाहेंगे। उन्होंने एक बार पूछा क्या होता है इम्प्लांट, क्या होता है, तो मैंने बताया वी विल ड्रिल योर बोन, विद इन द बोन वी विल place a screw type thing, that is known as implant, and we will put a abutment and we will put a crown over it। तो बोले यदि मेरे लिए अच्छा है तो आप कर दो, इतनी पॉजिटिविटी। तो उसके लिए हमें कुछ एग्जामिनेशन करना पड़ता, हमने एक्सरे लिया, सब लिया, वेल टू डू बोन थी तो हमने कर दिया। करने के बाद आप विश्वास करेंगे उनका ना कोई ब्लीड हुआ, ना कोई दर्द हुआ, ना कोई प्रॉब्लम हुआ।
वो खुद इतना अवेक रह गए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो मेरे को रूट कैनाल में भी नहीं रहता, जो इम्प्लांट में रहा कि मतलब रूट कैनाल भी हम एक बार इंजेक्ट करते हैं प्रॉपर्ली, फिर बार बार स्क्रूइंग करते हैं, सुई से साफ करते हैं, तो ये लगा कि उनको लगा है तो बून है, इस चीज को आप हाईलाइट करना चाहिए और पेशेंट्स को इस बारे में समझना चाहिए कि इम्प्लांट क्या चीज है। बिल्कुल, उन्होंने इस चीज को बोला भी सर इसको हाईलाइट कीजिए आप, जब मैं करवा सकता हूँ तो कोई क्यों नहीं। हेलो हेलो, हाँ मैडम जी हाँ जी जी सर, अपना सवाल कीजिए। अभी कैप लगवाया जी, और उसके नीचे 2 दांत टूटे हुए थे, तो कैप मतलब रिमूव करके वो टूट गया था कैप लगा हुआ, उसमें दांत नीचे 2 टूट गए थे बीच में जी, उनको हटवा दिया, अभी रिमूव करवा दिए, तो कैप में कितने टाइम बाद लगाऊं? अच्छा जी सर। वैसे डॉक्टर 2 महीने 1 महीने बाद कह रहा है लगाने का। दांत इन्होंने निकलवा दिया था सर? आपने दांत निकलवा दिए? निकलवा दिए बीच के दांत। जी हाँ निकलवा दिए, तो 21 दिन का समय होता है नॉर्मल पर्सन में, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद यदि दांत का ये घाव भर जाता है तो आप दांत बनवा सकते हैं। सर 21 से 30 दिन क्या बीच, मतलब 1 महीने? आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो 21 से 30 दिन सफिशिएंट है, उसके बाद घाव भर जाता है, फिर आप बोली चाहे तो इम्प्लांट लगवाएं और चाहे तो ब्रिज बनवाएं। 2 महीने बाद का कह रहा है, 2 महीने बाद लगाया, वो चमड़ी सुखड़ती है और कुछ कौन से, या तो कोई प्रॉब्लम रही होगी, बाकी तो 1 महीना सफिशिएंट होता है, 1 महीने बाद आराम से लगा सकते हैं। 5 और 6 नंबर आता है, 5-6 नंबर, 5-6 नंबर नीचे का, हाँ नीचे के, हाँ तो लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। सर आपकी एज बता देंगे आप? 60 में, और डायबिटिक वगैरह तो नहीं है? नहीं, बाईपास किया हुआ है हार्ट का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आप यदि 1 महीने बाद, हम तो रिकमेंड करते हैं, या फिर एक्सरे देख के बता सकते हैं कि एक्सरे में हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, बाकी 1 से 1.25 महीना मैक्सिमम इसमें हम दांत लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें अब वो ये स्टील वाला लगाना अच्छा रहता है या सिरेमिक? ये तो आपकी चॉइस है सर। यदि आप एस्थेटिक कॉन्शियस है तो सिरेमिक बेस्ट रहेगा, और यदि आपको पीछे के दांत से खाना चबाना ही है, दिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेटल भी कोई बुरा नहीं है, मेटल भी लगवा सकते हैं। सिरेमिक पहले टूट चुका है शायद। हाँ तो उसमें कोई वो नहीं है, इट अकॉर्डिंग टू पेशेंट चॉइस। पेशेंट इज एस्थेटिक कॉन्शियस कि आपके दांत दिखते हैं, देन गो फॉर सिरेमिक, अदरवाइज वी कैन गो फॉर मेटल ऑल्सो। कॉल करने के लिए शुक्रिया सर। हाँ तो उनका हेलो हेलो, हाँ जी सर, एक और कॉल है। हेलो, हाँ जी सर। हेलो 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 सर, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे? हेलो, कोई बात नहीं सर, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। और वो क्या होता है, मैं दर्शकों को बार बार ही शिकायत करती हूँ कि आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखिए, पर क्या होता है दर्शकों को अपनी आवाज भी सुननी है। या तो फिर हम उनको उनकी आवाज सुना सकते हैं या फिर उनका सवाल सुन सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सभी से कि आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, टीवी का वॉल्यूम कम रखें। सर जो एक्सपीरियंस आपने बताया, इम्प्लांट एक ऐसा वर्ड है जो जहां भी मेडिकल में आता है, दर्शक सुन रहे होंगे इस बात को कि लोग डर जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डेंटल इम्प्लांट्स या ओरल इम्प्लांट्स में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक ये बून है, एक वरदान है डेंटिस्ट्री में कि आप उसकी सहायता से फिक्स दांत बना सकते हैं, पेशेंट बहुत अच्छे से चबा और खा सकता है। तो ये बात समझनी होगी। मैंने अभी आपको समझाया, जब 90-91 साल के पेशेंट भी आज पॉजिटिव एनर्जी लेके काम करवा रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि भाई मेरे कई प्रॉब्लम्स है, उनके किडनी फेलियर हो चुका है, कई दूसरी और प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद भी उन्होंने करवाया जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। सही कॉल लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल कीजिए। मैम मेरे एक बैंड में जस्ट कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि कोई मीठा खाता है ना जी, तो फिर उससे दर्द होता है। आपकी एज बताएंगे सर आप? 26। गुड, चलो। आप गुटखा बुटके का सेवन करते हैं? नहीं, कुछ नहीं खाते इस तरह का। 26 साल के हैं और मीठा खाने से तकलीफ होती है। मीठा खाने से तकलीफ का एकमात्र कारण ये है कि दांत घिस गए होंगे। अच्छा। इरोजन हो गया होगा दांत में। नहीं, जैसे कीड़ा लगना तो समझ आता है, पर इरोजन मतलब कुछ वेस्टिंग डिजीज होती है दांतों की। इस बारे में आपने बात नहीं की, मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 तरीके की होती है। हाँ। एक होता है एट्रीजन। एट्रीजन मतलब दांत की सतह का घिसना, जो ऊपर की सतह है उसका घिसना। उसका कारण होता है बाइट, आप जैसे दांत मिल रहे हैं, या क्लेंचिंग, या अपन बहुत ज्यादा टेंशन में है तो दांत क्लेंच करके एट्रीजन होता है। दूसरी एक वेस्टिंग डिजीज एब्रेजन, उसका नाम है। एब्रेजन जो स्वतः वर्ड है इंग्लिश का, तो दांतों का घिसना। तो दांतों का घिसना कैसे घिसा जाएगा? दांतों को माजेंगे अपन, तो माजते कैसे? अपन ब्रश या टूथ पाउडर से। तो आपने देखा हो पुराने जमाने में लोग काला दंत मंजन, आज की तारीख में भी लाल दंत मंजन, इस टाइप की चीज रगड़ करके दांतों पे करते हैं कि जितनी सफाई करेंगे उतना फायदा होगा। तो दांतों की सतह को घिसती है तो वहां पे गड्ढे बन जाते हैं।
उसको एब्रेजन कहलाता है। अच्छा। और तीसरी चीज होती है इरोजन, जो कि स्वतः है ज्यादातर एसिडिक चीजें खाने से, या जिनके बहुत ज्यादा एसिड बनता है पेट में, रीगजिटेट करता है, डकारा आती है, बर्पिंग होते हैं, बर्पिंग साउंड्स आते हैं, तो उनमें छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं दांतों में। तो अभी आपने जो बताया ना कि मीठा लगता है, मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों में से कोई ना कोई कारण रहा होगा, उस कारण ये रहा है। तो उसको एक बार दिखाएं किसी को, उसकी फीलिंग हो जाएगी, रेस्टोरेशन हो जाता है और इमीडिएट आपको आराम हो जाता है। अच्छा सर, आपने एक सवाल सही किया कि लोग दंत मंजन और राख इनसे हाँ, राख से दंत मंजन जो आज भी आप एक बार फील कीजिएगा, दंत मंजन को हाथ में लेके यूं आप करेंगे, कोर्सनेस फील होगी, मतलब उसमें पाउडर दर्दनामा टाइप का रूखापन आएगा। तो जब आप सोच रहे हैं इसको इतना रूखापन अपने हाथ में फील हो रहा है, तो जो मसूड़े हैं और जो दांत है वो तो बहुत सॉफ्ट है। यदि आप उनको लगातार उससे घिसेंगे तो दांतों की आप सतह को हटाएंगे, तो दांतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इन चीजों को अवॉइड करना। अच्छा, दांतों की ब्रशिंग जब आप करते हैं तो कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो आधे घंटे करता हूँ दांत, अच्छे से मांजता हूँ, तो इतना नहीं करना है आपको। सिर्फ 2 मिनट ढंग से प्रॉपरली अच्छे तरीके से ब्रश करना है, इट विल सफाइज योर प्रॉब्लम। आपकी क्लीनिंग को अच्छे से कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इम्प्लांट की बात पे एक बार फिर आऊंगी सर। जैसे मैंने कहा लोग डरते हैं, और आपने कहा 90 साल के व्यक्ति ने लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये श्योरिटी है कि इम्प्लांट इतना इजी है कि किसी भी एज का दूध के दांत टूटने के बाद कोई दूध के दांत का प्रोग्राम तो 12-13 साल में खत्म हो जाता है। सर एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हेलो 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 जी सर। जी आप बता रही थी दूध के दांत जैसे इम्प्लांट का। हाँ जी, क्या पूछना चाह रही थी? मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो इम्प्लांट किया जाता है, आपने कहा 90 साल के व्यक्ति ने करवाया है। बिल्कुल। तो क्या ये वाकई में इतना इजी है कि कोई भी एज का बच्चा दूध के दांत टूटने के बाद इसे करवा सकता है? 100% मैडम, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं, किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं। एक नॉर्मल सुन करने का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद आपकी हड्डी में ड्रिल करते हैं, फिर आपको कभी जिंदगी में दर्द ही फील नहीं होगा। और ये निर्भर करता है कि आप दिन 2 या 3 दिन जो आप कह रहे हैं, निर्भर करता है कि कितने दांतों का आप कर रहे हैं। हाँ, यदि आपके इसमें टेक्निक्स आ गई है मैडम, जैसे इम्प्लांट्स में भी अब कई तरीके के इम्प्लांट्स आ गए। किसी जमाने में हम लोग इम्प्लांट करते थे 6-6 महीने रुकते थे इम्प्लांट को एकोमोडेट होने के लिए। ऑस्टियो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है। जी सर, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ सर, हमारे दांत है पीछे से हिले में निकल गए सर। आप अपनी उम्र बताएंगे सर? 46 साल है उम्र जी। और ये कैसे लगेंगे? आप 46 साल के हैं और आपके पीछे के दांत है वो निकल चुके हैं? हाँ दादा, वो सब भिड़ल के पूरी टूटे उटे कुछ नहीं है, सब वो निकल गए। अच्छा, तो आप नए दांत लगवाना चाहते हैं? हाँ जी सर। यदि पूरे दांत निकल गए तो इट इज एन एब्सोल्यूट केस ऑफ इम्प्लांट। सर आपके पूरे दांत निकल चुके हैं? पीछे के निकले हैं। पीछे वाली दांत निकल पीछे दाढ़ है ना, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, जैसे पीछे दाढ़े हैं तो इसमें इम्प्लांट ही एक ऑप्शन होगा जिसमें हम फिक्स दांत लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब कर सकते हैं? कर सकते हैं 100% मतलब कर सकते हैं इस चीज को। यदि किसी पुराने जमाने में हम लोग क्या किया करते थे, जैसे पीछे एक दांत होता था, आगे एक दांत होता था, उसको घिस के हम लोग ब्रिज बनाया करते थे। तो उस केस में हम दांतों को घिसते थे, नेचुरल दांतों को। तो आज की तारीख में अच्छे पेशेंट से ही पूछते हैं सर इन दांतों का कोई कसूर नहीं है, तो इन दांतों को आप क्यों घिस रहे हैं? तो ये एक ऑप्शन है कि आप उसमें फिक्स डायरेक्ट हड्डी में ड्रिल करके उसकी जड़ बना के और आप उस पर दांत लगा रहे हैं। यही इम्प्लांट का फायदा है, ये पेशेंट को समझना जरूरी है। मतलब ये जिन दर्शक का फोन आया वो कह रहे हैं कि आप मेरे पीछे के दांत नहीं है, तो ये लगाया जा सकता है और बहुत सुरक्षित है। 100% कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और आराम से चबा पाएंगे, खा पाएंगे, बारीक से बारीक चीज खा पाएंगे। और जैसे कि उन्होंने कहा 46 साल उम्र है, तो फिर ये तो 46 है, यंग है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि सभी दर्शकों को ये गौर करना होगा कि जब सारे ही दांत, बुजुर्गों की खासतौर पर अगर बात की जिनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तो अगर आपके सारे दांत टूट गए हैं किसी भी कारणवश, तो आप इम्प्लांट करवाइए। और ये 100% आपको एक गारंटी देता है कि आपके लिए सेफ है और मजबूत है और कारगर है, ताकि आप अपनी बाकी की लाइफ को बहुत इजीली और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। दांत है तब आप कुछ खा पाएंगे। जोधपुर में अपने खाने पीने का चलन भी बहुत ज्यादा, हर कोई आदमी अच्छी से अच्छी चीज खाना चाहता है। सर्दियों में लड्डू भी जीना चाहता है और गर्मी में जूस भी पीना चाहता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। दांत होंगे तभी आंत रहेगी, तभी आपका पेट और आंत सुरक्षित रहेगी। लेकिन थोड़ा सा अफसोस यही होता है कि हम कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर थोड़ा लापरवाह हैं। हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं, तब भी मैं खा पा रहा हूँ। मतलब उनका लॉजिक देखिए, हम भी उनके आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे। वो कहते हैं सिर्फ हड्डियां हैं मुंह में, तब भी खा रहे हैं। अब उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है इतना हड्डियों पे जोर देने से हड्डी श्रंक हो रही है, पूरी रिजर्व हो रही है। फिर आपका पूरा मुंह का शेप बिगड़ रहा है, फिर आपकी ये हड्डी यहाँ पे जोर आ रहा है, तो आपकी कई प्रॉब्लम्स दूसरी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। बेटर है टाइम पे ही आप दांत बनवाएं, अच्छे से खाएं, तो इन सब चीजों से निजात पाएं। जी। अच्छा सर, आपने पायरी की बात की थी, तो ये क्या बीमारी है?
पायरिया का बेसिक कारण तो दांतों की सफाई नहीं करना है, मतलब दांतों और मसूड़े की सफाई नहीं करना। पायरिया वो बीमारी है जिसमें दांतों की पकड़ मसूड़े से कमजोर हो जाती है। अच्छा। दांत की जो मवाद भर जाता है उसमें गंदगी जमा हो जाती है। तो इसमें कई स्टेजेस हैं। शुरुआत में दांत बहुत हल्का हिल रहा होता है, उसके बाद धीमे धीमे और हिलना बढ़ता है, धीमे धीमे उसे पस फॉर्मेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर दांत में बदबू आने लग जाती है। तो इसकी कई स्टेज है पायरिया की, स्टेज 1, 2, 3, 4A, 4B उस टाइप की। और धीरे धीरे यदि इस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाए तो ये कैंसर का भी रूप ले सकती है। पायरिया एक बहुत ही मतलब ध्यान रखने वाली बात मतलब है। टाइम पे समस्या, लेकिन बहुत छोटी समस्या, लेकिन ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल। आपसे आज बात की और खास तौर पे जनरल सवाल तो मैंने आपसे बहुत सारे पूछे, वो दर्शकों की तरफ से ही थे लेकिन फिर भी ओरल इम्प्लांट के बारे में जो डिटेल आपने बताई, मुझे लगता है दर्शकों को ही समझ आएगी। चलिए मैं शो को एंड कर रही हूँ, लेकिन एक और कॉल ले लेते हैं सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी सर, अपना सवाल पूछिए। हेलो। ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले और उम्मीद है दर्शकों को भी अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। एक बार फिर यही कहेंगे, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही, अगले सप्ताह नए विषय के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।